हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हमारे सिलेबस का आखिरी चैप्टर, या हम कह सकते हैं एक आखिरी जो इस साल हमारा संविधान का जो पोर्शन है, संविधान की जो बुक है कि जिसमें हमें प्रमुख संविधान पढ़ने हैं, उसमें से चूँकि इस साल सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो स्विट्ज़रलैंड का संविधान हटा दिया गया है, इसलिए आज हम चाइना का संविधान स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चाइना के संविधान के विकास के बारे में। ठीक है, चाइना के संविधान के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि चाइना का संविधान क्या है, कैसा है। तो उसके बारे में पढ़ने से पहले हमें जानना और समझना होगा कि बेसिकली चाइना का जो संविधान है वो कैसे बना, उसका विकास कैसे हुआ और उसका क्या इतिहास रहा है। तो देखिए बेटा, चाइना हमारे चूँकि पड़ोस में ही है, इसलिए हमें जानना और भी ज़रूरी हो जाता है कि चाइना कैसा है, चाइना का शासन व्यवस्था कैसी है। हम अक्सर जब अपनी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, तो हम अक्सर इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों का, कनाडा, आयरलैंड जैसे देशों का नाम लेते रहते हैं। ठीक है, अमेरिका का नाम लेते हैं, कनाडा का नाम लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया का भी नाम ले लेते हैं, इंग्लैंड का भी नाम ले लेते हैं, आयरलैंड का भी ले लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका का भी ले लेते हैं, जर्मनी का भी ले लेते हैं, लेकिन हम चाइना का नाम नहीं लेते क्योंकि हमने चाइना से अपने संविधान में कुछ नहीं लिया है। ठीक है, क्योंकि चाइना के संविधान ही हमारे संविधान के बाद देखे जाए तो एक तरीके से बने हैं, इसलिए हमने उनके संविधान से ऐसा कुछ नहीं लिया है क्योंकि हमारा संविधान उससे पहले ही बन चुका था। लेकिन हमारे संविधान या अमेरिका का संविधान या इंग्लैंड का संविधान या जापान का संविधान या स्विट्जरलैंड का संविधान, जितने भी ये संविधान हैं, इन संविधानों से चाइना का जो संविधान है वो बिल्कुल अलग है। उसके संविधान के बारे में अगर हम जानेंगे तो हम पाएंगे कि उसकी जो शासन व्यवस्था है, चाइना की जो शासन व्यवस्था है वो थोड़ी अलग प्रकार की है इनसे। ये वो हम वहाँ पर जो शासन व्यवस्था है, पहली बात तो ये कि वो साम्यवादी शासन व्यवस्था वाला देश है और वहाँ पर एक ही पार्टी की सरकार होती है और वह है वहाँ की साम्यवादी पार्टी। उसके अलावा किसी भी दल को वहाँ पर मान्यता प्राप्त नहीं है और कोई भी दल वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अस्तित्व उसका नहीं हो सकता। तो ये समझ लेना जरूरी है कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं, उन राजनीतिक व्यवस्थाओं से बहुत ही ज़्यादा अलग राजनीतिक व्यवस्था चीन और रूस जैसे देश की होती है। क्योंकि चीन अपने आप को जनवादी लोकतंत्र कहता है। चीन आज के टाइम में अपने आप को क्या कहता है? जनवादी लोकतंत्र कहता है। और हम भी, हमारे देश में भी कौन सा है? लोकतंत्र ही है। लेकिन हमारे लोकतंत्र और चीन के लोकतंत्र में जमीन आसमान का अंतर है। उनका जनवादी लोकतंत्र ना तो जनवादी है और ना ही लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी वो अपने लोकतंत्र को बढ़िया लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन हमारे लोकतंत्र को वो बढ़िया लोकतंत्र नहीं कहते हैं। तो अपने लोकतंत्र की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। तो आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि चीन का जो ये जनवादी लोकतंत्र है, वर्तमान में जो जनवादी जो लोकतंत्र है, जिस संविधान की स्थापना 1982 में हुई थी, वो संविधान जिससे चाइना शासित होता है, वो संविधान जिससे आज चीन शासित होता है, जो 1982 में बना था, वहां तक वो कैसे पहुंचा, 1982 के संविधान तक वो कैसे पहुंचा, आज हम इस चैप्टर में उन सब चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बात स्टार्ट होती है 18वीं 19वीं शताब्दी से, जब चाइना व्यापार तो करता था पूरी दुनिया के साथ, लेकिन एक तरफा करता था। यानी कि चीन के जो चीनी बर्तन है और उनके जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी इंग्लैंड में, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी इंग्लैंड और यूरोप में, लेकिन यूरोप से वो कुछ खरीदता नहीं था। तो ये व्यापार सोने और चांदी के द्वारा होता था, लेकिन इस प्रकार से व्यापार बहुत ज़्यादा दिनों तक हो नहीं सकता। कुछ अदले बदले में हो तब तो मजा आए, इससे तो दिक्कत आ रही थी, उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी। तो इसलिए क्या हुआ, इंग्लैंड ने एक प्रपंच रचा, और प्रपंच ये रचा इंग्लैंड ने कि इंडिया में बहुत सारी अफीम उगवाई गई और उसे स्मगल करके चाइना में बेचा गया। चाइना ने पहले तो कोई रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध नहीं लगा रखे थे, लेकिन बाद में उसे पता चला कि चाइना के इरादे क्या, इंग्लैंड के इरादे क्या हैं, तो उसने उस पर प्रतिबंध लगा दिए और उनके जहाज़ों की तलाशी लेनी स्टार्ट कर दी। जब तलाशी लेनी स्टार्ट कर दी तो इंग्लैंड को इससे गुस्सा आ गया
और जब इंग्लैंड को इस बात से गुस्सा आ गया तो इंग्लैंड ने चाइना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। और ये बात है 1839 की। कब की बात है ये? 1839 की, ये वाली बात है 1839 की। ठीक है, तो 1839 में वो युद्ध छेड़ देता है और युद्ध में इंग्लैंड जीत जाता है। और इंग्लैंड जब जीत जाता है उसमें, तो इंग्लैंड का पूरा अधिकार हो जाता है वहाँ व्यापार करने का। तो अमेरिका के साथ साथ और भी कई साम्राज्यवादी जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ये देश भी इसमें अपने अपने, रूस अपने अपने जो इनको सूटेबल जो एरिया लगते हैं उनमें जाके ये लोग व्यापार करने लग जाते हैं। ये स्टोरी है किसकी? अफीम युद्ध की, जो कि 1839 से 1942 में चला था। इस पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें जो चीन का जो संवैधानिक जो पद्धति है चीन की, उसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, क्या महत्व है। देखिए, सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि चाइना का आज संवैधानिक विकास या संवैधानिक अध्ययन, संवैधानिक पद्धति का अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि आज चाइना अंतरराष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। 5 सुपर पावर है पूरी दुनिया में, उनमें से एक चाइना भी है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो 5 सुपर पावर्स हैं उन सबकी शासन पद्धतियों के बारे में पता हो। 5 सुपर पावर में कौन कौन सी आती हैं? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रशिया और चाइना। चाइना और रशिया की जो स्टार्टिंग में जो पद्धति थी वो साम्यवादी थी, अब भी साम्यवादी है, लेकिन उनकी पहले शासन व्यवस्था भी लगभग सेम ही थी। अब थोड़ी अलग है लेकिन पहले सेम ही थी। और अमेरिका की शासन व्यवस्था हम पढ़ते ही हैं सब लोग, पूरा आदर्श है इंग्लैंड और अमेरिका। और फ्रांस इंग्लैंड और अमेरिका का ही मिला जुला एक रूप है। तो अब यहाँ पर हमारे सामने कौन सा अलग आता है चैप्टर निकल के? चाइना और रशिया। रशिया चूंकि हमारे टॉपिक, हमारे सब्जेक्ट, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? चाइना। तो चाइना इसलिए टॉपिक में है क्योंकि चाइना और रशिया में से आज चाइना ज्यादा पावरफुल निकलकर सामने आ रहा है। आर्थिक और सैनिक दोनों ही मोर्चे पर वह दुनिया को टक्कर दे रहा है। चाइना के बारे में एक बार नेपोलियन ने यह कहा था, ये सोया हुआ दानव है, इसे सोने दो, जिस दिन जगेगा उस दिन दुनिया को हिला देगा। ये बात सत्य भी है। आज लगभग यही स्थिति है कि जब उसने ये बात कही थी उसके लगभग 100 साल बाद ये जाग गया है और अब ये दुनिया को हलचल मचाने की स्थिति में आ गया है। तो इसका जो पहला जो कारण है इसको पढ़ने का, इसका ये है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इसका महत्व बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पावरफुल देश है। दूसरा है साम्यवादी व्यवस्था का प्रतीक बन गया है। पहले रशिया साम्यवादी शासन का प्रतीक था, चूंकि वो 1991 में विखंडित हो गया था, लेकिन ये अभी भी साम्यवादी व्यवस्था में विखंडित नहीं हुआ है, इसलिए ये अभी भी साम्यवादी प्रतीक व्यवस्था का प्रतीक देश बनकर स्टैब्लिश है, स्थापित है। तीसरा जो कारण है वह है साम्यवादी क्रांति का विशेष रूप। यहाँ पर जो साम्यवादी क्रांति हुई थी, जो मार्क्स जिस क्रांति की बात करता है, कार्ल मार्क्स, उस क्रांति से भिन्न थी। वह श्रमिकों की क्रांति की बात करता था, सर्वहारा वर्ग की क्रांति की बात करता था, अमीरों के वर्ग, मालिकों के वर्ग, पूंजीपतियों के वर्ग। लेकिन चीन में जो क्रांति, साम्यवादी क्रांति हुई है, वो वह सिर्फ कृषकों की क्रांति नहीं, वह मुख्यतः किसानों की, श्रमिकों की जगह किसानों की क्रांति है और छोटे भूस्वामियों की क्रांति है, छोटे जमींदारों की क्रांति है। शासन के लगभग समाज के हर वर्ग की क्रांति, उसमें क्रांति में वहां के लोग शामिल थे। इस प्रकार से थोड़ी सी विशेष प्रकार की क्रांति है बजाय साम्यवादी देश रशिया की जो क्रांति थी उसके, इसलिए भी इसका महत्व हो जाता है। नेक्स्ट है साम्यवाद और आर्थिक उदारवाद के बीच समन्वय की ओर अग्रसर। आज चाइना राजनीतिक रूप से तो साम्यवादी विचारधारा को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसे पता है आज के दौर में, उदारवादी दौर में उन्नति करनी है, आर्थिक उन्नति करनी है, तो हमें आर्थिक रूप से उदारवादी नीतियों को अपनाना पड़ेगा, दुनिया के साथ व्यापार करना पड़ेगा। इस प्रकार की नीतियों को वह अपना रहा है। राजनीतिक रूप से तो वह आज भी साम्यवादी ही है, लेकिन आर्थिक रूप से वह उदारवादी होता जा रहा है। इस प्रकार का वह क्या कोऑर्डिनेशन, समन्वय बिठा रहा है अपनी शासन व्यवस्था में। तो इस चीज को भी देखते हुए हमें इसकी शासन प्रणाली को, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है आज के टाइम में बाजार व्यवस्था में, हर देश में चाइना का माल बिक रहा है, तो ये जरूरी हो जाता है कि चाइना का जो माल बिक रहा है, जो कि साम्यवादी शासन व्यवस्था है, वो कैसे आर्थिक उदारवाद की ओर बढ़ रहा है, तो उसकी शासन व्यवस्था को भी पढ़ने का मन करने लग जाता है। तो बात स्टार्ट होती है अफीम युद्ध से। 1839 और 42 की बात है, 1839 टू 1842, यानी कि 1839 से 42 के टाइम में अफीम युद्ध होता है। और अफीम युद्ध में इंग्लैंड चाइना को हरा देता है
क्योंकि व्यापार करने के लिए वह घुसना चाहता है और चाइना मना करता है। और चाइना जब इसको इजाज़त नहीं देता है इसके अंदर घुसने की, व्यापार करने की, क्योंकि व्यापार तो हो रहा था लेकिन एक तरफा हो रहा था, लेकिन उससे इंग्लैंड खुश नहीं था। क्यों? उससे उसके सोना चांदी खत्म होता जा रहा था। तो उसने अफीम स्मगलिंग करवाना स्टार्ट करवा दी। जब अफीम को रोका, जहाज़ों की तलाशी ली, तो इंग्लैंड नाराज हो गया और इंग्लैंड ने इसके ऊपर अटैक कर दिया और चाइना को हरा के वहां पर व्यापार का अधिकार ले लिया। और इसके साथ साथ अन्य साम्राज्यवादी शक्तियां अमेरिका, जर्मनी, रूस और जापान जैसे देशों ने भी अलग अलग हिस्से पर अधिकार कर लिया और एक प्रकार से उनका एक अधिकार हो गया वहां पर व्यापार के क्षेत्र में। बक्सर विद्रोह असफल ताइपिंग विद्रोह और चीन का शोषण। जब इंग्लैंड और अन्य साम्राज्यवादी शक्तियां चाइना का शोषण कर रही थी, तब ताइपिंग ने विद्रोह किया चीन में शासन के खिलाफ, अंग्रेजों इंग्लैंड की सरकार के खिलाफ, जो वहां पे जो शासक थे, मांचू जो शासक थे, उनके खिलाफ बगावत की और वो बगावत असफल रही। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड और अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों ने मिलकर उसको दबा दिया। ये बात है 1950 से 64 के दौरान की। लेकिन वो ताइपिंग जो विद्रोह है वह असफल रहा। उसके बाद एक और विद्रोह हुआ जिसका नाम है बक्सर विद्रोह। वो 1900 में हुआ और इसमें मांचू शासन के अंत का असफल प्रयास किया गया। इसमें कोशिश की गई कि मांचू शासन का अंत कर दिया जाए और अंग्रेजी जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं उनको भगा दिया जाए। लेकिन 1900 में जो मांचू शासन के जो अंत का जो प्रयास किया गया वह भी असफल हो गया। क्यों? क्योंकि साम्राज्यवादी शक्तियों ने इस बक्सर विद्रोह का भी दमन कर दिया। उसके बाद विद्रोह का दमन तो हो गया लेकिन लोगों के अंदर से वो विद्रोह की ज्वाला नहीं बुझी। इसलिए 1911 की क्रांति और प्रथम गणराज्य की स्थापना हो गई। कैसे हो गई? वहां पर एक डॉक्टर सन यात सेन क्रांतिकारी थे जो अमेरिका में रहते थे, क्योंकि उन्होंने चीन की सरकार से उनको खतरा था, चीन की सरकार ने उनको निकाल दिया था या वो अरेस्ट कर लेती, इसलिए वो अमेरिका में रहते थे और वहीं से ही क्रांति का नेतृत्व करते थे। और उनके नेतृत्व में 1911 में चीन में क्रांति हुई और क्रांति के बाद प्रथम गणराज्य की स्थापना हुई। किसके नेतृत्व में? डॉक्टर सन यात सेन के नेतृत्व में। डॉक्टर सन यात सेन राष्ट्रपति बनाए गए और युवान शिकाई प्रधानमंत्री बनाए गए। लेकिन युवान शिकाई ने दक्षिण चीन में, हिमालय की तरफ वाले चीन में, उसमें अपना एक नया देश घोषित कर दिया। लेकिन सन यात सेन उसके चाइना के टुकड़े नहीं होते हुए देखना चाहते थे और उन्होंने सन यात सेन ने युवान शिकाई के समर्थन में इस्तीफा दे दिया और उन्हें वहां का राष्ट्रपति चाइना का बना दिया। इनको चाइना का राष्ट्रपति तो बना दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि ये युवान शिकाई जैसे ही राष्ट्रपति बना दिया तो ये इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इनसे फाइनेंशियली हेल्प लेने लगे, जो कि 1911 की क्रांति के सिद्धांतों के खिलाफ था। इसलिए डॉक्टर सन यात सेन और उसके फॉलोअर्स ने इसका विरोध किया और एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा कोमिंतांग पार्टी की स्थापना। कोमिंतांग पार्टी की स्थापना करी डॉक्टर सन यात सेन ने 1911 में ही। और कोमिंतांग पार्टी के जरिए उन्होंने चीन की राजनीति में फिर से वापसी की। और चीन की राजनीति में वापसी करने के बाद जब चीन की सत्ता पर फिर से कोमिंतांग पार्टी की स्थापना हो गई, कोमिंतांग पार्टी ने फिर से चीन की सत्ता में वापस एंट्री कर ली, तब कोमिंतांग और कोमिंटर्न समझौता हुआ 1923 में। देखिए 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति होती है, बोल्शेविक क्रांति। अब 1917 में जब साम्यवादी बोल्शेविक क्रांति होती है तो वहां पर लेनिन चाइना में भी साम्यवादी सरकार बनवाना चाहता है। इसलिए जो चीन के जो साम्यवादी जो दल के जो लोग थे वो रूस की मदद से, यानी कि चीन के साम्यवादी दल के लोग रूस की मदद से चाइना में भी कोमिंतांग सरकार को हटाना चाहते थे और साम्यवादी सरकार को लाना चाहते थे। लेकिन जब सन यात सेन ने देखा कि मैं पुराने परंपरागत मांचू शासन जैसे लोग शासन को समर्थन करने वाले लोगों से और साम्यवादी शासन का समर्थन करने वाले लोगों से, दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकता, तो सन यात सेन जी ने 1923 में कोमिंतांग कोमिंटर्न समझौता कर लिया। ये कोमिंटर्न था रूस एक प्रकार से, तो रूस के साथ एक प्रकार से समझौता कर लिया कि ठीक है और दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे।
इस समझौते का अंत और गृह युद्ध का आरंभ। देखिए ये समझौता जो करा सन यात सेन ने, ये टूट गया कब? 1925 में, डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के साथ ही। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के बाद चांग काई शेक कोमिंतांग पार्टी के प्रधान बने। यानी कि ये जो कोमिंतांग जो पार्टी है, जो कि सन यात सेन ने बनाई थी, सन यात सेन और उसके फॉलोअर्स ने बनाई थी, इस पार्टी का कंट्रोल अब किसके हाथ में आ जाता है? इस पार्टी का कंट्रोल सन यात सेन की मृत्यु के बाद चांग काई शेक के पास आ जाता है। और जब चांग काई शेक के पास इस पार्टी का नियंत्रण आता है तो 1927 में ये साम्यवादियों का, यानी कि एक प्रकार से कॉमिंटन वालों का सफाया करना स्टार्ट कर देता है, साम्यवादियों का सफाया करना शुरू कर देता है, जिससे कि साम्यवादी इनके चांग काई शेक के खिलाफ हो जाते हैं और चांग काई शेक इनके पहले ही खिलाफ होता है। जब उनका सफाया कर रहा होता है तब उसका विरोध भी किया जाता है चांग काई शेक का साम्यवादियों द्वारा, लेकिन वह सफलतापूर्वक उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही जब मामला आगे बढ़ता है और 1935 आता है तो साम्यवादी जो दल है, जो जिसका सफाया कोमिंतांग करने लग रहा है, यानी कि चांग काई शेक जिस साम्यवादी दल का सफाया करने लग रहा है, उस साम्यवादी दल का नेतृत्व किसके हाथ में आ जाता है? माओ जेडुंग के हाथ में आ जाता है, जिसको क्या कहते हैं? माओ त्से तुंग भी कहते हैं, माओ जेडुंग भी कहते हैं, माओ त्से तुंग भी कहते हैं, जिसका इसके हाथ में नेतृत्व आ जाता है 1935 में साम्यवादी दल का। तो ये क्या करता है? ये कैसे साम्यवादी दल में ये क्या चेंजेस करता है, या इसकी क्या रणनीति होती है माओ त्से तुंग की, जो कि वह चांग काई शेक से निपट सके, जो कि कोमिंतांग पार्टी का इस समय मुखिया है। कोमिंतांग पार्टी का मुखिया कौन बन जाता है? चांग काई शेक। क्यों? क्योंकि सन यात सेन जी की मृत्यु हो जाती है। सन यात सेन की मृत्यु हो जाती है। सन यात सेन कौन है? आधुनिक चीन के निर्माता हैं सन यात सेन। इनकी मृत्यु हो जाती है, चांग काई शेक के हाथ में कंट्रोल आ जाता है कोमिंतांग पार्टी का, और कोमिंतांग पार्टी का जैसे ही चांग काई शेक के पास कंट्रोल आता है, ये साम्यवादियों को मिटाने लग जाता है। जब साम्यवादियों को मिटाने लगता है तो साम्यवादी बहुत विरोध करते हैं, लेकिन कोई सक्सेस विरोध में मिलती नहीं है। ऐसे ही 1935 में जब माओ त्से तुंग के पास इसका नेतृत्व आता है साम्यवादी का, तो ये बहुत ही पावरफुल और माइंडेड नेता होता है, व्यवहारिक नेता होता है। ये सिद्धांतों पर नहीं चलता है, व्यवहार पर चलता है। तो ये क्या करता है? ये कोमिंतांग के साथ समझौता कर लेता है, साम्यवादी समझौता कर लेता है। कब? क्योंकि इससे पहले ही 1931 में जापान के विरुद्ध, एक्चुअली जापान चाइना पर अटैक कर देता है। चीन जापान युद्ध होता है 1931 में। 1931 में जापान मंचूरिया पर, जो चीन का एक हिस्सा है मंचूरिया, चीन के हिस्से मंचूरिया पर अटैक कर देता है। कौन? जापान, 1931 में। तो कोमिंतांग जो सरकार होती है चांग काई शेक की, वो एक तरफ साम्यवादियों से लड़े, दूसरी तरफ से जापान से लड़े, उसके साथ पॉसिबल नहीं हो पाता चांग काई शेक के लिए। तो रूस के समर्थन से ये कोमिंतांग प्लस साम्यवादी लोग समझौता कर लेते हैं, चलो ठीक है हम मिलकर जापान से लड़ेंगे। ठीक है, तो ये मिलकर जापान से लड़ते हैं। और फिर इसके कुछ दिनों बाद किसका दौर आ जाता है? इसके बाद दौर आ जाता है दूसरे विश्व युद्ध का, 1939 से 45 का। तो इस दौर में भी ये लोग साथ मिलकर ही लड़ते हैं, कोमिंतांग और साम्यवादी जो सरकार के जो लोग होते हैं, दल के जो लोग होते हैं, कोमिंतांग दल के या साम्यवादी दल के जो लोग होते हैं, वो एक साथ मिलकर जापान से और ऐसे ही साम्राज्यवादी शक्तियों से लड़ते हैं। कब? 1931 के बाद और पूरा 1945 तक, द्वितीय विश्व युद्ध तक। ठीक है, इस दौरान ये लड़ते हैं काफी लंबे साल तक, एक साथ सरकार में रहकर ये साम्राज्यवादी ताकतों के साथ लड़ते हैं, जापान जैसी ताकतों के साथ लड़ते हैं। तो इस दौरान जो माओ त्से तुंग है वो क्या करते हैं? वो दोहरी नीति अपनाते हैं। वो युद्ध में साथ देकर, सरकार का साथ देकर और साथ लेकर अपनी पोजीशन को मजबूत करते हैं, और अपनी पोजीशन को वो इतनी मजबूत कर लेते हैं कि 1945 में जब युद्ध खत्म होता है, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद सरकार तो चांग काई शेक की होती है औपचारिक रूप से, लेकिन रियल पावर किसके पास आ जाती है? साम्यवादियों के पास आ जाती है। एक प्रकार से माओ त्से तुंग 10 लाख रेड आर्मीज का निर्माण कर लेता है और वो सारी पावर अपने हाथ में ले लेता है उस रेड आर्मी के जरिए से, और सत्ता से
माओ चांग काई शेक को उखाड़ फेंकता है और सत्ता पर अधिग्रहण कर लेता है। कौन? माओ त्से तुंग। और चांग काई शेक क्या करता है? चांग काई शेक अपने कुछ बड़े अफसरों और अपने समर्थकों के साथ फार्मोसा टापू पर चला जाता है, जो आज ताइवान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ताइवान के नाम से जाना जाता है। ये थी कहां तक की स्टोरी? ये थी साम्यवादियों द्वारा सत्ता का अधिग्रहण। ये 1945 के बाद किया जाता है। कब किया जाता है? हालांकि रियल नाम मात्र की सरकार तो रह जाती है चांग काई शेक की, लेकिन उसे कंप्लीटली खत्म किया जाता है 1949 में, जब साम्यवादी क्रांति होती है। यानी कि माओ त्से तुंग 1949 में, देखिए 1945 में तो दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, तब तक वो अपनी पावर बहुत मजबूत कर लेता है माओ त्से तुंग, और चांग काई शेक की जो सरकार होती है वो सिर्फ नाम मात्र की रह जाती है। सारी रियल पावर किसके पास आ जाती है? माओ जेडांग के पास आ जाती है, माओ त्से तुंग के पास आ जाती है। और माओ त्से तुंग 1949 में जनवादी क्रांति करवा देता है, साम्यवादी क्रांति करवा देता है, जनवादी क्रांति कर देता है। किसके खिलाफ? चांग काई शेक के खिलाफ 1949 में। तो चीनी क्रांति क्वेश्चन आता है। चीनी क्रांति होती है 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में, जिसमें चांग काई शेक को भगा दिया जाता है और वो अपने कुछ समर्थकों के साथ फार्मोसा टापू पर चला जाता है। यानी कि किस शासन का समाप्ति हो जाती है? कॉमिंतांग शासन की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि कॉमिंतांग शासन का नेतृत्व किसके पास होता है? चांग काई शेक के पास। तो किसका शासन बचता है फिर बचता है साम्यवादियों का शासन। और साम्यवादियों का नेतृत्व कौन कर रहा है इस समय? माओ त्से तुंग कर रहा है। तो 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में जनवादी क्रांति होती है और चीन में जनवादी लोकतंत्र की स्थापना होती है इसी क्रांति के साथ, 1949 की क्रांति के साथ। लेकिन ये जनवादी क्रांति में ना तो जनवादी जो लोकतंत्र है, ना तो ये जनवादी है, जनता की भावना के अनुकूल है, और ना ही ये लोकतंत्र। ये अलग ही प्रकार की एक शासन व्यवस्था है, जो कि साम्यवादी शासन व्यवस्था के लिए एक अनोखी देन है। ठीक है, तो ये था आपका जनवादी क्रांति तक का पूरा सफर, 1949 तक का सफर। हाँ, तो 1949 के बाद देखिए 1949 में साम्यवादी क्रांति होती है, जनवादी क्रांति होती है, और जनवादी लोकतंत्र की स्थापना कहाँ हो जाती है? चाइना में हो जाती है। उस जनवादी क्रांति के द्वारा जिस जनवादी लोकतंत्र की स्थापना होती है, उस लोकतंत्र में शासन व्यवस्था किस प्रकार की होती है? देखिए उस जनवादी शासन व्यवस्था या उस जनवादी लोकतंत्र में 1949 से लेकर 1954 तक शासन के लिए कोई इंस्टीट्यूशन की स्थापना नहीं की जाती है, कोई संविधान नहीं बनाया जाता है उसके लिए। यानी कि ये जो टाइम पीरियड है 1949 से लेकर 1954 तक का, इस टाइम पीरियड में कोई संविधान नहीं बनाया जाता है। तो शासन व्यवस्था किस प्रकार चलाई जाती है? देखिए शासन व्यवस्था के चलाने के दो प्रकार थे वहां पे उस समय। एक तो राजनीतिक परामर्शदाता सम्मेलन बनाया गया एक प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि संविधान बनाने के लिए कोई राजनीतिक संस्था बना दी, राजनीतिक संस्था जैसे संविधान सभा जैसी कोई संस्था बना दी हो, या अभी फिलहाल एक मोटी रूपरेखा तैयार करने के लिए एक सभी राजनीतिक दलों का एक प्रकार से कंबाइंड सम्मेलन बुला लिया गया हो। हालांकि राजनीतिक दलों का कंबाइंड सम्मेलन बुलाया गया जिसमें 7 राजनीतिक दल सम्मिलित थे, लेकिन इसमें चलती सिर्फ साम्यवादी दलों की ही थी। उन्हीं के द्वारा यहाँ पर एक संविधान बनाया गया, और तब तक सामान्य कार्यक्रम था एक कॉमन एक प्रोग्राम था जिसके तहत पूरे देश का शासन चलाया जाता था, और कुछ जो मूल विधि थी यानी कि कुछ बेसिक कानून थे उनके बेस पे पूरे देश को गवर्न किया जाता था 1949 से लेकर 1954 तक। 1954 में 1954 में इन्होंने एक संविधान बनाया
इन्होंने एक संविधान बनाया, जो संविधान संक्रमण कालीन था और माओ जदांग या माओ तसे जडांग या माओ तसे तुंग के अनुसार यह एक संक्रमणकालीन संविधान था, जो कि समाजवाद की स्थापना तक के लिए था, जो कि साम्यवादी जो क्रांति के लिए जो एक बार सर्वहारा वर्ग का जो तानाशाही वर्ग का जो शासन था ना, वो सर्वहारा वर्ग का तानाशाही जो शासन था, अधिनायकवाद था, वो एक संक्रमणकालीन अवस्था थी मार्क्स की, वैसे ही संक्रमणकालीन अवस्था इसकी थी, ऐसा ये कहता है। बोला इस संविधान का अंत कर दिया जाएगा जब शोषक वर्ग समाप्त कर दिया जाएगा। कब? जब शोषक वर्ग समाप्त कर दिया जाएगा। तो 1975 में ये दूसरा संविधान बनाते हैं, ये सेकंड संविधान बनाते हैं, और उसमें कहते हैं कि अब शोषक वर्ग का समापन हो चुका है, शोषक वर्ग समाप्त हो चुका है, अब सभी लोग इसमें सर्वहारा हैं, इसलिए अब एक नए संविधान की जरूरत है, पुराने संविधान को खत्म कर दिया जाए। और पुराने संविधान को खत्म कर दिया जाता है और 1975 में नया संविधान लागू किया जाता है। लेकिन 1976 में 1976 में माओ जेडोंग मर जाता है, यानी कि माओ त्से तुंग मर जाता है, और उसके जो विरोधी हैं या जो उनकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते, वो 1978 में संविधान को फिर से बदलने की बात करते हैं, और 1978 में संविधान को बदल देते हैं और थर्ड संविधान आता है। देखिए, इस संविधान की एक प्रॉब्लम और थी, ये बहुत ही संक्षिप्त था, सिर्फ 30 अनुच्छेद थे इसमें, इसलिए इसमें बहुत सारी बातें भी नहीं थी। इसलिए 1978 में एक तो 30 अनुच्छेद की वजह से और दूसरा माओ त्से तुंग की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से इस संविधान को फिर से बदल दिया जाता है 1978 में, और इस बार 60 अनुच्छेद वाला एक संविधान लाया जाता है, और जो कि माओ की जो आइडियोलॉजी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग होता है। ऐसा संविधान आता है कब? 1978 में। अब 1978 में जो संविधान लाया गया है, इसमें भी सिर्फ 60 आर्टिकल हैं और इसमें भी कोई ज़्यादा बातें कही नहीं गई हैं, इसलिए इसमें भी बहुत सारी कमियां निकलकर सामने आती हैं, और इसलिए 1982 में फोर्थ संविधान लाया जाता है। ये वो संविधान है जो वर्तमान में लागू है। आज जो चाइना है वो 1982 के संविधान से गवर्न किया जाता है। ये चाइना का नया संविधान है, या हम कह सकते हैं वर्तमान संविधान है। ठीक है, आज जो चाइना है, आज जिस संविधान से चलाया जाता है, आज वह 1982 के संविधान से चलाया जाता है। 1954 का संविधान पहला, दूसरा 1975 और तीसरा 1978, तीनों संविधानों को हटा दिया गया है। अब 1982 के संविधान को ही लागू किया गया और इसी से ही यह गवर्न होता है। इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसी शासन व्यवस्था है 1982 की, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम है, इन सब चीज़ों का वर्णन हम आगे के चैप्टर में या आगे के लेक्चर्स में करेंगे। आज के लिए बस हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं कि वर्तमान में चाइना में 1982 के संविधान से शासन व्यवस्था लागू होती है। मैंने यही आपको पहले ही बताया था कि 1982 का जो वर्तमान जो संविधान है यहाँ तक कैसे पहुँचा। आज हमारा चैप्टर भी यही था, संवैधानिक विकास। आज तक का जो विकास है 1982 तक का, वो कैसे पहुँचा था, वो मैंने आपको आज बताया है। इससे आगे की कहानी, आगे की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस की जाएंगी। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।